नमस्कार। आज की साइंस कॉल मैं करने वाली हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के साइंटिस्ट और डायरेक्टर डॉक्टर राम विश्वकर्मा को। डॉक्टर राम विश्वकर्मा से हम क्या बात करने वाले हैं? दरअसल डॉक्टर विश्वकर्मा अपनी पूरी टीम के साथ पैनक्रियाटिक कैंसर की दवा के क्लिनिकल ट्रायल की तैयारी में है। क्लिनिकल ट्रायल यानी ह्यूमन ट्रायल। इसका क्या मतलब है, कौन सी स्टेज पर है ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, और ये दवा कैसे बनाई जा रही है, कब तक हमारे पास ये दवा पहुंचेगी, हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, इन सारे सवालों का जवाब हम लेंगे डॉक्टर विश्वकर्मा से। आइए साइंस कॉल पर उनसे बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर विश्वकर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई, बहुत सारी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर, एक बड़ी जिम्मेदारी आई है। पैनक्रियाटिक कैंसर की दवा का क्लिनिकल ट्रायल या मतलब मैं ये कहूँ कि ह्यूमन ट्रायल शुरू किया जाने वाला है, तैयारी हो रही है इसकी। किस तरह से देखते हैं आप इसको? नहीं, हमें बड़ी खुशी की बात है। इस दवाई की डिस्कवरी में हम लोगों को 10 साल लगे। 2010 में हमने ये रिसर्च शुरू किया था और उसको बड़ी एक लंबी प्रक्रिया होती है दवाइयों की डिस्कवरी की, जिसमें इन विट्रो इन वीवो बहुत सारी एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, तब जाकर के एक प्री क्लिनिकल कैंडिडेट हमारे पास आता है। उसको फिर हमें एनिमल मॉडल में वैलिडेट करना पड़ता है, उसकी सेफ्टी एफिकेसी सारी करनी पड़ती है। तो इतनी लंबी जर्नी के बाद आज हमारे हाथ में ड्रग कंट्रोलर का अप्रूवल आने के बाद तो मुझे तो बड़ी खुशी है कि एक ऐसे कैंसर के लिए जिसके लिए हमारे पास अभी कोई दवाई है नहीं, और जो कैंसर होना माने मौत के बराबर है, उसके लिए उम्मीद जगी है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल आएगा। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी है बीइंग ए साइंटिस्ट कि ये हर साइंटिस्ट का ड्रीम होता है कि उसके हाथ से कुछ अच्छी चीज आए। तो हमारी टीम से, हमारे कॉलीग्स ने इस पे काम किया, तो उनकी मेहनत की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे। सर, किस स्टेज पर है इस वक्त ये दवाई की जो प्रक्रिया, दवाई बनने की प्रक्रिया है, और आगे कितने स्टेजेस और हमें वेट करना होगा? तो अभी जैसे पूरा इसका हम जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट हो गया, सेफ्टी, फार्माकोलॉजी, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, ये सब प्रक्रिया है। ह्यूमन में किसी भी दवाई को आने से पहले बहुत सारी चीज़ें करना पड़ती हैं, क्योंकि ह्यूमन में रेगुलेटर तभी आपको अलाउ करेंगे जब मॉलिक्यूल सेफ है, उसकी एक्टिविटी इस्टेब्लिश्ड है। तो ये सब हमने कर लिया। उसके बाद हमने रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट बना के उनको सबमिट किया। उनकी एक कमेटी होती है एक्सपर्ट की, उन्होंने हमें अप्रूवल दिया कि आप जाके अभी इसकी सेफ्टी देख लीजिए, उसके बाद फिर आप इसके बाद आगे एफिकेसी देख लीजिए। तो ये अभी हम ये फेज 1 ऑब्लिक फेज 2 ट्रायल करेंगे, और ये करने के बाद फिर मुझे अब लगता है कि ये ट्रायल हम अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर कंप्लीट कर लेंगे जी। और उसके बाद उस पूरा जो हमारी जांच आएगी, रिपोर्ट आएगी, वो पूरी हम फिर रेगुलेटर के पास फिर लेके जाएंगे, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास, और उनकी एडवाइस रहेगी कि वो इस दवाई को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे सकते हैं, या हमको बोल सकते हैं कि अभी और पेशेंट पे ट्रायल करिए, आपने 25 पे किया है, 50 पे किया है, अभी 200 पे करिए, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी पता चले। तो ये दोनों ऑप्शन के पास एक 9 महीने से 1 साल तक हम जब ये वाला पहला वाला फेज कंप्लीट कर लेंगे, तब हम दूसरे फेज में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम सक्सेस होंगे या सक्सेस नहीं होंगे, ये हमको अगले साल 1.5 साल में पता चल जाएगा, क्योंकि वो हमने एनिमल स्टडीज कर ली हैं। एनिमल की बायोलॉजी और ह्यूमन की बायोलॉजी में कोई फर्क नहीं होता है, हम लोग सब वहीं से आए हैं, ठीक है। तो वो हमने जब एनिमल में सिस्टम में देख लिया कि इसका हार्ट पे क्या फर्क है, लिवर पे क्या फर्क है, किडनी पे क्या फर्क है, पेनक्रियास पे क्या फर्क है, वो सब डेटा हमारे पास है। तो अब हमें उसको वैलिडेट करना है कि जो अब कैंसर्स हैं, पेनक्रियाटिक कैंसर है जैसे, या कोई भी कैंसर है, उसके भी स्टेजेस होते हैं कि ये अर्ली स्टेज पे काम कर रहा है, या जब मेटास्टेटिस हो गई, आपने सुना होगा कैंसर मेटास्टाइज हो गया। मेटास्टेटाइज माने बॉडी के दूसरे अंगों में पहुंच गया, माने लिवर, फिर किडनी में पहुंच गया, जो ज्यादा डेंजरस होता है जब मेटास्टेटिस हो जाती है। तो डिफरेंट स्टेज के कैंसर पे टेस्ट करेंगे, जहां पे हमको ज्यादा उम्मीद दिखेगी वहां के पेशेंट पे ज्यादा करेंगे, और फिर
वैलिडेट करेंगे पहले। जी, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं आप लोग। ऑब्वियसली किसी भी साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए, किसी भी साइंटिफिक इन्वेंशन के लिए एक स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। सर, दवा कैसे बनाई जा रही है, अगर मैं ये समझना चाहूँ कि किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया इस दवाई को बनाने में, अगर कुछ ऐसा हो जो हमारे आम लोग समझ सकें। हाँ, तो ये जो दवाइयाँ हम लोग खाते हैं, यूज़ करते हैं आजकल, जैसे आप बीमार हो जाते हैं, जो भी दवाई लेते हैं, तो दो तरह की दवाइयाँ होती हैं। हम्म। एक हम को बोलते हैं केमिकल दवाइयाँ, हम्म। एक होती हैं जो बायोलॉजिकल दवाइयाँ होती हैं। अच्छा। जैसे आपने सुना होगा, जैसे हम कैंसर के पेशेंट में सबसे पहले एक दवाई देते हैं टैक्सोल, ओके। वो केमिकल दवाई है। और उसी कैंसर में जब आगे बढ़ जाता है तो हम एक दवाई देते हैं हर्सेप्टिन, वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, वो बायोलॉजिकल दवाई है। अच्छा। तो जो हमारी वाली दवाई है ये केमिकल दवाई है। हम्म। इसको हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं न्यू केमिकल एंटिटी, NCE। हम्म। ओके, दवाई है ये। अब हमने इसकी जो डिस्कवरी की प्रक्रिया ये है कि हमने 2010 में जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया, तो हमने हमारे शरीर में एक तरह के एंजाइम्स होते हैं जिनको हम लोग काइनेज बोलते हैं। काइनेज, ओके। बहुत सारे काइनेज जो होते हैं वो कैंसर पेशेंट्स में डिसरेगुलेट होते हैं। करीब हमारे शरीर में 153 के करीब काइनेज होते हैं। हम्म। और 153 काइनेज में अगर किसी एक काइनेज में भी कोई डिफेक्ट है या म्यूटेशन है, तो उनकी वजह से कैंसर्स होते हैं। ज़्यादातर कैंसर्स काइनेज में म्यूटेशन होने की वजह से होते हैं। ठीक है, तो हमने डिसाइड किया एक प्रोग्राम की काइनेज को हम टारगेट करें, और उन काइनेज में एक और सब स्पीसीज होती है जिनको हम बोलते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। हम्म। ये वो काइनेज हैं जो सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे हम आप बात कर रहे हैं, इतनी दौरान मिलियंस ऑफ सेल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी यस एंड सर। मिलियंस ऑफ सेल्स आर डाइंग इन आवर बॉडी कंटिन्यूअसली। इस प्रक्रिया को चलाने वाले ये एंजाइम्स हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये 12-13 एंजाइम होते हैं हमारी बॉडी में। तो इनको हमने इनकी इन विट्रो ऐसे सेटअप किए। फिर हमने कंपाउंड जो हमारे पास थे, जो जिनको हम सोच रहे थे ये अच्छे कंपाउंड हैं, उनको टेस्ट किया। तो सबसे अच्छा जो एक्टिव मॉलिक्यूल हमको मिला वो एक वेस्टर्न घाट्स में एक प्लांट होता है, दरख्त होता है, ट्री होता है, डाइसोजाइलम बाइनेक्टिव। हम्म। उनकी पत्तियों में मुझे कंपाउंड मिला हम लोगों को। अच्छा। उस कंपाउंड में अच्छी एक्टिविटी दिखाई दी हमको। उस कंपाउंड को प्योरीफाई किया वहाँ से उस प्लांट के पत्तियों से। ठीक है, और उसको प्योरीफाई करके फिर हमने टेस्ट किया तो उसमें एक्टिविटी मिली। बट उसमें कमी क्या थी कि वो ओरली बायोअवेलेबल नहीं था, उसको इंजेक्शन देना पड़ रहा था, ओके। उसको हम टैबलेट नहीं बना सकते। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको हमने अब इसको ओरल फॉर्म में लाना है उसको। तो उसके फिर हम लोग जो बोलते हैं सिंथेटिक केमिस्ट्री के थ्रू, उसको हम मेडिसिनल केमिस्ट्री कहते हैं, उसके थ्रू इस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना शुरू किया। और 3 साल के बाद हमें एक और स्ट्रक्चर मिला जिसको हमने नाम रखा IIM-290, जो ड्रग है जिसकी बात हम कर रहे हैं। वो मतलब हमें फिर मिला इस दवा सिंथेटिक। का नाम है सर IIM-290। हमने जी। जो नाम रखा है वो जी। ये नाम है, हमारे संस्थान के नाम से हम लोग दवाइयों के नंबर इस तरह दिया करते हैं। ओके। ठीक है, अच्छा, इस दवाई तक हम पहुंचे जो मेडिसिनल केमिस्ट्री के थ्रू, जिसमें हमें सारी प्रॉपर्टी जो हमें चाहिए थी वो हमें इसमें मिल गई। हम्म। तो ये अब उसके बाद जर्नी इसकी शुरू होती है कि फिर इसका हमें देखना है कि बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। फिर उसके बाद बाकी इसकी टॉक्सिसिटी, सेफ्टी, और वहां तक पहुंच गए। तो ये प्रक्रिया है पूरी हम्म। इसके खोज की। सर, इस प्लांट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, मतलब कैसे पता चलता है कि इस प्लांट से शायद कैंसर की दवा के लिए कुछ उम्मीद जग सकती है। देखिए, ऐसे है कि प्लांट के बारे में अभी हमारी नॉलेज बहुत बढ़ गई है। ओके। जितनी नॉलेज हमको अपने अपने ह्यूमन बीइंग्स के बारे में है, उतनी ही नॉलेज हमें प्लांट के बारे में है। प्लांट्स में किस किस प्लांट में किस तरीके के कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, किस तरीके के उसमें प्रोटीन्स होते हैं। प्लांट की अपनी एक दुनिया होती है, प्लांट की अपनी बायोलॉजी होती है। ठीक है, तो उस बेसिस पे कौन सा प्लांट किस तरीके का कंपाउंड बनाता है ये हमको मालूम है अपने साइंटिफिक लिटरेचर में। जी। एक तो चीज़ ये होती है। वहाँ से फिर हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर के जरिए मॉडलिंग करते हैं। तो ये जो एंजाइम्स हैं, इनको हम इनके 3 डायमेंशनल मॉडल बनाते हैं।
बेस्ड ऑन एक्सरे स्ट्रक्चर डेटा विच इज अवेलेबल इन द लिटरेचर, और उस बेसिस पे हम ये जो कंपाउंड्स हैं जितने नेचर में होते हैं उनको हम स्क्रीन करते हैं कंप्यूटर पे, इन सिलिको स्क्रीनिंग बोलते हैं उसको। और वहां से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये वाला मॉलिक्यूल इस प्रोटीन से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, हिंट मिल जाती है उनको। फिर हम लैब में जाते हैं और वो टेस्ट करते हैं कि ये वाकई में कर रहा है कि ये ऐसा ही दिख रहा है कंप्यूटर पे, उसको टेस्ट करते हैं। इस तरह से धीरे धीरे करके हम यहाँ पे पहुँचते हैं। कोई भी दवाई जो आप लोग खाते हो जिसकी वजह से हमारी लाइफ बनी रहती है, डायबिटीज़ की दवाई, ब्लड प्रेशर, ये सब दवाइयाँ जो हम लोग समझते हैं कि बस हमने इनको डिस्कवर करने में 50-50 60 साल लगे, और शायद किसी को नहीं होगा वो कौन से लोग थे जो ये दवाइयाँ हमको दे के चले गए, जिसकी वजह से आज हम लोग, ठीक है। तो बड़ी लंबी जर्नी है ये, और इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी होती है। इसमें केमिस्ट लोग चाहिए, इसमें प्लांट के लोग चाहिए, इसमें फार्माकोलॉजी के लोग चाहिए, इसमें एनिमल साइंस के लोग चाहिए, इसमें डॉक्टर्स चाहिए। बहुत बड़ी टीम खड़ी करना पड़ती है, तब जाकर के एक दवाई निकलती है। तो आपके साथ भी एक बड़ी टीम है सर जो इस वक्त काम करेगी? बड़ी टीम है हमारी, जिसमें कम से कम अब 10 साल की जर्नी में कम से कम इसमें 7-8 हमारे साइंटिस्ट शामिल हैं, और कम से कम 25 PhD शामिल रहे होंगे जो अपना काम कर कर कहीं चले गए होंगे, और कितनी सारी कंपनियां शामिल हैं इसमें जिनसे हमने काम कराया, कितने हॉस्पिटल शामिल हैं जिनसे हमने कंसल्ट किया, अभी भी हॉस्पिटल शामिल रहेंगे, हम ट्रायल करेंगे, और कितने रेगुलेटरी फॉर्मुलेशन, बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। अभी आपने जिक्र किया एक इंजेक्शन और ओरल मेडिसिन कि इंजेक्शन के लिए मेडिसिन थी, फिर आपने ओरल इसका ट्रायल किया। सर दोनों में क्या फ़र्क है और किन केसेस में आप ये डिफरेंशिएट करते हैं कि ओरल मेडिसिन देनी चाहिए या इंजेक्शन देना चाहिए, जस्ट फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ आवर व्यूअर्स? देखिए, जनरली मेडिसिन हमेशा ओरल बेटर होती है। अच्छा, हमेशा अगर आप एक दवाई को ओरली दे सकते हो तो फर्स्ट चॉइस है। ओके। जो दवाई ओरल नहीं दे सकते, या कोई इमरजेंसी है कि पर्सन जो आदमी है वो बेहोश है, ठीक है, या इमरजेंसी, तब जाकर के हम उसको आईवी इन्फ्यूजन या इंजेक्शन देते हैं। अच्छा। एक तो ये फर्क, ठीक है। दूसरा, अगर लंबे टाइम तक एक दवाई लेनी है आपने, लंबे टाइम तक, मान लो डायबिटीज की दवाई आपने जिंदगी भर लेनी है, तो रोज आप जाके अस्पताल में इंजेक्शन तो लगाना मुश्किल है ना, लेकिन घर में एक टैबलेट खाना, मेटफॉर्मिन का टैबलेट खाना आसान है जी। तो ओरल इज ऑलवेज प्रेफरेबल ओवर इंजेक्टेबल। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पे हमें इंजेक्टेबल भी देना पड़ता है, ज़रूरी हो जाता है। जैसे कभी हम लोग ये भी देखते हैं कि शुगर अगर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, हाई पहुंच गया 400 या इस तरह, तो तुरंत इंसुलिन के इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न फॉर दैट। एक और रीजन है कि हमेशा इंजेक्टेबल दवाइयाँ होती हैं बड़ी महंगी होती हैं, ओके। ओरल दवाइयाँ सस्ती होती हैं, और उनकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है। आपने गोली बना ली तो 2 महीने रखी रहेगी, जी जी जी। आपको फ्रिज की जरूरत नहीं है। लेकिन इंजेक्शनल है तो आपको फ्रिज चाहिए। इंडिया जैसे कंट्री में अगर आप गांव में दवाई चाहिए, वहाँ फ्रिज, बिजली नहीं है तो फ्रिज कहाँ से आएगा? तो आप इंजेक्शन को रखोगे वहाँ पर, जी। तो जब तक ले जाओगे तब तक वो खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही। कई सारे कारण। जी सर, बैक टू दिस ट्रिपल IM 290, ये दवा जो भारत बना रहा है, भारत खुद बना रहा है, किसी कोलैबोरेशन के साथ बना रहा है, क्या स्टेटस है हमारा सर? नहीं, ये टोटली हमारी अपनी डिस्कवरी है, और इसमें अपनी इंडियन कंपनी से ही मदद ली है, तो अभी तक ये हमारी डिस्कवरी है। बढ़िया। फाइनल प्रोडक्ट कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या आपके सामने कोई भी एक डेडलाइन है कि इस वक्त तक आपको ट्रायल करके देना है और उसके बाद शायद हम तक पहुंच सके? देखिए, ऐसा है, डेडलाइन तो डिपेंड करेगी हमारी चीज़ आगे कैसे बढ़ती है, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट कैसे आते हैं। बट उम्मीदें लगाई जाती है कि 1.5 साल या 2 साल के अंदर अगर हम सक्सेस होते हैं तो जी। हम फेल भी हो सकते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं बढ़ाना चाहता कि लोगों की ये साइंटिफिक प्रोजेक्ट में ओपन माइंड से जाना है हमको। अगर हम सक्सेस होते हैं तो 1.5 या 2 साल के अंदर ये मिलना चाहिए। जी जी जी। फेल होते हैं तो फिर वापस चलेंगे, किसी को फिर आगे बढ़ाएंगे। सही समय पे सही चीज़ आएगी हमारे पास, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। भारत में क्या स्थिति है पैनक्रियाटिक कैंसर की, आम लोगों के लिए भी, अगर मैं ओवरऑल सिनेरियो समझना चाहूँ तो? नहीं, ये काफ़ी नंबर है हमारे यहाँ। ये नंबर 1 कैंसर नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट कैंसर है। ये इसका प्रॉब्लम क्या है कि इसकी कोई दवाई नहीं है। जी जी। तो ये कैंसर अगर हो जाता है तो फिर
वापस लाना बड़ा मुश्किल है। हम्म, बाकी जो कैंसर है उनमें कुछ हमारे पास उम्मीद है, अभी जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, अभी दवाइयाँ आ गई हैं अच्छी सी, हम्म, तो लाइफ उससे बढ़ जाती है, 4-5 साल 6 साल 8 साल तक लाइफ बढ़ती है। लेकिन इस वाले में अभी तक कुछ है नहीं हमारे पास। और काफ़ी सारे केसेस हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, डाइवर्सिटी है, ओके, लाइफ स्टाइल अलग अलग है लोगों की, तो ये इंपॉर्टेंट टॉप 3-4 कैंसर हैं जो जिनकी वजह से ज़्यादातर लोगों की जाने जाती हैं। हम्म, बेसिकली फेटल कैंसर में से शामिल है ये, जी। और पूरी दुनिया में है ये। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हमारे सामने चॉइस थी एक ब्लड कैंसर की और इसकी, ये दो में एक्टिव था ये हमारा ड्रग। अच्छा। तो हमने जानबूझ के डिसाइड किया कि पहले पेनक्रियाटिक कैंसर करेंगे, ब्लड कैंसर की चूंकि हमारे पास और दवाइयाँ आ गई हैं तो हम उसको उसको भी करेंगे अभी, हम्म, एक और ट्रायल शुरू करेंगे। ब्लड कैंसर है उसका भी ट्रायल शुरू करेंगे, आपको जल्दी पता चल जाएगा। तो ये दो जगह हम ट्रायल करेंगे अलग अलग इसको। बट हमने पेनक्रियाटिक कैंसर को इसलिए सेलेक्ट किया कि इसकी अनमेट नीड बहुत ज़्यादा है अभी। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको सक्सेसफुली हैंडल करें, और जैसा कि आपने समय बताया है, हो सकता है 1.5-2 साल में हमारे पास इस लाइलाज बीमारी का कोई छोटा इलाज ज़रूर हो हमारे पास। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नमस्कार।